गुड मॉर्निंग बच्चों। मनपा माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण अध्यापन में आप सभी कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने कक्षा 9वीं के भूगोल इस विषय का विषय परिचय यहाँ पे किया है। विषय परिचय में लगभग हमारे पाठ्य पुस्तक में 12 जो पाठ है उन पाठों का परिचय हमने कर चुके हैं और आज के इस ऑनलाइन क्लास में बच्चों हम लोग हमारे भूगोल विषय का जो पहला पाठ है जिसका नाम है वितरण के मानचित्र। बच्चों, वितरण के मानचित्र में मानचित्र यानी क्या, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। मानचित्र और मानचित्र पर जो दिशा दर्शाई होती है उस दिशाओं को समझना हमें बहुत जरूरी है। हमें अगर मानचित्र में दिशा समझ में आई तो हम मानचित्र से हम आसानी से मित्रता कर सकते हैं। अब मानचित्र यानी क्या, तो पृथ्वी के सतह के किसी भाग को स्थान हो गया, नगर हो गया, देश, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पे लघु रूप में बनाना, वह मानचित्र कहलाता है। मानचित्र को हम नक्शा भी कहते हैं। और इस प्रकार हमारे पहले पाठ में वितरण के मानचित्र मतलब दर्शाए गए घटक का हमें वितरण करना है मानचित्र पर। बच्चों, इसके लिए कुछ निम्नलिखित पद्धतियां दी गई है। यहाँ पे बिंदु पद्धति, वितरण के मानचित्र की जो 3 प्रकारों से हम यहाँ दर्शा सकते हैं, उसको दर्शाया जा सकता है। बिंदु पद्धति, क्षेत्रघन पद्धति और समघन पद्धति। बिंदु पद्धति यानी क्या, तो बिंदु पद्धति यानी उसको बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब किसी विशिष्ट प्रदेश में जिस प्रकार के घटक का वितरण हुआ है उस प्रकार से मानचित्र में बिंदु दर्शाकर वितरण दर्शाया जाता है। फिर इसमें क्या क्या दर्शाया जा सकता है, प्रदेश की जनसंख्या, पशुओं की संख्या का वितरण, इस प्रकार बिंदु पद्धति। और दूसरी है क्षेत्रघन पद्धति। क्षेत्रघन पद्धति में बच्चों सांख्यिकीय जानकारी को विभिन्न छाया अथवा रंग छटाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रकार बिंदु पद्धति और क्षेत्रघन पद्धति जो है, इसकी पढ़ाई जो बच्चों है ये हम आप लोग कल के क्लास में कर चुके हो। और आज का हमारा जो विषय है वह वितरण के मानचित्र में समघन पद्धति की जानकारी आज हमें लेना है। उसके साथ साथ कुछ जो मानचित्र है उन मानचित्र के नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनको भी हमें हल करना है। भौगोलिक क्षेत्र भेद के बारे में जानकारी लेना है। उसके साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र भेद में पूर्व तैयारी, क्षेत्र का चुनाव, आवश्यक सावधानियां और वृत्तांत लेखन, इन घटकों का अध्ययन जो है वह आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले समघन। अब समघन पद्धति का मानचित्र बच्चे जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जब किसी घटक का वितरण बार बार होता है तब उसे दर्शाने के लिए समघन पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो भी घटक हो, जैसे कि ऊंचाई, तापमान, वर्षा आदि जो है वह हम लोग समघन पद्धति में
घटक जो है वह आसानी से दर्शा सकते हैं। और इसके लिए समघन पद्धति का मानचित्र जो है बच्चों, वो आपके स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। अब यह समघन पद्धति में जो जानकारी जो दर्शाई जाती है उसमें ऊंचाई, तापमान, वर्षा आदि की सांख्यिकीय जानकारी हमें प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी दर्शाने के साथ साथ कुछ निम्नलिखित बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि समघन मानचित्र तैयार करते समय घटकों का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य ध्यान में रखते हुए वर्गांतर निश्चित किया जाता है, जो रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित करता है। पहली जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने लायक जो बात है कि यह मानचित्र तैयार करते वक्त घटकों का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रखना पड़ता है। अब दिए गए मानचित्र में जैसे हम लोग बच्चे देखेंगे तो इसका अधिकतम मूल्य जो है वह 1300 है और न्यूनतम मूल्य जो बताया गया है, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा और न्यूनतम मतलब कम से कम, तो वह 700 के करीब जो है दिखाया गया है मानचित्र में। तो इस प्रकार दूसरी बात जो बच्चों है ध्यान में रखना है, निर्धारित वर्गाकार के लिए रेखाओं खींची जाती है जिसमें सममूल्य स्थानों की रेखाओं को जोड़ा जाता है। अभी आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो रेखाएं हैं वह सममूल्य समघन पद्धति मानचित्र में रेखाएं खींची जाती है और उनको जो सममूल्य स्थान है उन सममूल्य स्थानों से जोड़ा जाता है। स्क्रीन पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। तो यह निम्न बातों का ध्यान हमें समघन पद्धति में जानकारी को दर्शाते वक्त रखना पड़ता है। इस प्रकार तैयार किए गए मानचित्र के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो समघन पद्धति का मानचित्र जब हम तैयार करते हैं तो इसमें निम्न निष्कर्ष जो है वह निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से निष्कर्ष? सममूल्य रेखाएं पास पास हो तो घटकों का परिवर्तन अधिक तथा एक दूसरे से दूर हो तो परिवर्तन मंद होता है। पहला निष्कर्ष जो हमें मिलता है बच्चों, इस सममूल्य रेखाएं अगर पास पास होती है तो घटकों का परिवर्तन अधिक होता है, अगर एक दूसरे से दूर होती है तो परिवर्तन यह मंद होता है। जैसे कि तापमान हो गया, ऊंचाई हो गई, वर्षा हो गई, इसमें अंतर जो है वह हमें दिखाई देता है। इन मानचित्रों के वितरण पर प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। ये जो मानचित्र होते हैं प्रकृति, हमारे आजू बाजू का जो प्राकृतिक रचना है, हमारे पर्यावरण की जो प्राकृतिक रचना है उसका जो प्रभाव है यह इस मानचित्र के समघन मानचित्र पद्धति के वितरण पर यहाँ दिखाई देता है। तो इस प्रकार यह निम्नलिखित बातें जो है वह समघन पद्धति में मानचित्र का वितरण करते वक्त हमें ध्यान में लेनी होती है। बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे अभी कि कुछ, यह एक समघन पद्धति का मानचित्र आप स्क्रीन पे देख रहे हो और इसके नीचे कुछ सवाल दिए गए। बच्चों, कोई भी मानचित्र की पढ़ाई करते वक्त हमें मानचित्र से बच्चों मित्रता करनी होती है, हमें उसे अपना दोस्त बनाना पड़ता होता है। और मानचित्र समझते वक्त दिशाओं का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। अगर आपको मानचित्र की दिशा समझ में आई तो आपको मानचित्र पूरी अच्छे तरह से समझ में आया। और इसके लिए हमारी जो दिशा है, मुख्य दिशा जो है वह मानचित्र में हमें एक दिशा जो है वह दर्शाई हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, उत्तर दिशा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे एक चिन्ह के द्वारा दिशा दर्शाई गई है। जैसे कि
वह चिन्ह को देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर दिशा जो है वह ऊपरी हिस्से में दर्शाई गई है। अब एक दिशा हमको अगर पता चली है तो बाकी दिशा भी एकदम इजी तरीके से हम लोगों को पता चलेगी। अब ऊपर के हिस्से में उत्तर दिशा है तो उसके एकदम विरुद्ध दिशा में, विपरीत दिशा में यहाँ पे दक्षिण, उसके बाद पूर्व दिशा और पश्चिम। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे हमें अगर दिशा समझ में आती है तो मानचित्र समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती। और इसके लिए सबसे पहले मानचित्र का अध्ययन करते वक्त हमें दिशाओं को समझना बहुत जरूरी है। आपको दिशा समझ में आ गई तो अब उसके नीचे जो सवाल दिए गए हैं वो हम लोग आसानी से उसका आंसर जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इस मानचित्र में जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी बच्चों यह मानचित्र जो दिए गए हैं और इनके सवाल जो वह दिए गए हैं मानचित्र के नीचे, आप लोगों को भी उसको हल करना है। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ सवाल जो है उनकी आंसर बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो समघन मानचित्र यहाँ पे दिया गया है, अमरावती जिला का है ये। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा दर्शाई गई है। अमरावती जिला जो हमारे महाराष्ट्र में है, हमारे मुंबई से लगभग 600 किलोमीटर। और यहाँ पे यह अमरावती जिले का मानचित्र समघन पद्धति का मानचित्र जो दिया गया है। तो जो सवाल है, जिले की किस दिशा में वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक है? देखो अब किस दिशा में वार्षिक, जिले की किस दिशा में वर्षा की मात्रा अधिक है? अब दिशा पूछा है, मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को दिशा समझना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ मानचित्र में सूची होती है तो यहाँ पे दी है, इस सूची को भी समझना बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ता है। और इस सूची के माध्यम से ही हम सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो किस दिशा में बोल रहा है, तो मानचित्र में हमें दिखाई देता है कि सबसे जो कलर है डार्क कलर में ऊपरी हिस्सा हमें दिख रहा है। सूची में भी देखेंगे तो हम लोग लगभग 1300 मिमी जो वर्षा है वो उत्तरी दिशा में होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, दर्शाई गई है। इसका मतलब है कि जिले में उत्तर दिशा में वर्षा की मात्रा जो है बच्चों वह अधिक है। यहाँ पे पहले सवाल का आंसर आप लोगों को एकदम आसानी से मैं बता चुका हूं। मतलब दिशाओं का पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा सवाल है बच्चों, वर्षा की मात्रा किस दिशा में कम होती जा रही है? एकदम इजी है, कम होती जा रही है। मतलब कुछ तो भी सूची में अगर देखेंगे हम लोग तो किस दिशा में कम होती जा रही है ये हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा जो है वह दक्षिण दिशा में कम होती जा रही है बच्चों, कम कम होती जा रही है। लगभग वह 900 के करीब करीब जो है वह दिशाओं की मात्रा यहाँ पे दक्षिण दिशा में हमें कम होती जा रही है, इस प्रकार। और तीसरा सवाल है बच्चों, जिले में न्यूनतम वर्षा की मात्रा कितनी है? न्यूनतम, कम से कम बोला है। अमरावती जिले में न्यूनतम वर्षा की मात्रा कितनी है? यहाँ पे बच्चों देखो हमें कम से कम जो है, कम से कम अंक जो प्राप्त हम देखेंगे तो अधिकतम जो हमने बताया 1300, तो कम से कम बच्चों जो है यहाँ पे 800 मतलब 800 से 800 मिमी की मात्रा जो है वह जिले में न्यूनतम वर्षा की मात्रा जो है वह बताई गई है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने यह समघन पद्धति के मानचित्र में तीनों सवालों के आंसर एकदम आसानी के तरीके से यहाँ पे दिशा तथा सूची के माध्यम से हमने हल करवाया है। आप लोगों भी बच्चों, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है
उसमें भी आप लोग पेंसिल की सहायता से आसानी से यह प्रश्न हल कर सकते हो। अब उसके बाद और एक मानचित्र आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। यह मानचित्र बच्चों कोल्हापुर जिले का है और क्षेत्रगण पद्धति का है। इसमें भी देखो बच्चों सूची दी गई है और कोल्हापुर जिला और कोल्हापुर जिले में जितने भी जो तहसीलें हैं उन तहसीलों की जानकारी, जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे दर्शाया गया है कि कोल्हापुर जिले में कौन से तहसीलों में जनसंख्या का घनत्व कम है और जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। यह जो मानचित्र है यह क्षेत्रगण पद्धति का है। यहाँ पे कोल्हापुर जिले का क्षेत्र जो है वह दर्शाया गया है। जैसे कि आपके देखेंगे यहाँ पर भी आपको उत्तरी दिशा, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, यह दिशा भी सेम जो इसके पहले के मानचित्र में हमने देखे थे उसी प्रकार रहेगी। यहाँ पर आपको ये सूची को देखना है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है वह प्रति वर्ग किलोमीटर बताया गया है। जैसे कि 400 से अधिक आप लोग अगर देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं कि सूची में 400 से अधिक के क्षेत्र को किस प्रकार से यहाँ पे निर्देशित किया गया है। उसके बाद 201 से 400 वो भी क्षेत्र देखिए, ये 400 से अधिक का क्षेत्र है। 201 से लेके 400 तक का क्षेत्र जो है वो इस प्रकार दर्शाया गया है और 200 से कम जो क्षेत्र है वह इस टाइप के जो तहसीलें हैं वो यहाँ पे मानचित्र में दर्शाई गई है। ये सब बातें दिखने के बाद उसके नीचे जो सवाल दिए गए हैं वह सवालों को हम लोग आसानी से यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो पहला ही सवाल बच्चों ये है हमारा कि किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व कम है। देखो अब आपको भी समझता है, हमें दिख रहा है कि किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व कम है। तो जहां पे 200 से कम, तो यहाँ पे हमें देखेंगे तो पश्चिम दिशा हमें दिखाई देती है। पश्चिम दिशा में जनसंख्या का घनत्व कम है। एकदम आसान है। मतलब यहाँ पे हमें एक बार सूची और दिशा इनका अगर ज्ञान हो गया तो आसानी से इन सभी सवालों के जो उत्तर है वह आसानी से हम लोग ढूंढ सकते हैं बच्चों। दूसरा सवाल है बच्चों, 200 से कम जनसंख्या घनत्व की तहसीलों कौन सी है। 200 से कम उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं कि 200 से कम जो जनसंख्या की तहसीलों के नाम यहाँ पे लिखना है। तो आप लिख सकते हो जैसे कि आजरा, चंदगढ़, गगनबावड़ा, शाहूवाड़ी, ये तहसीलों के नाम है बच्चों। वहां के ये तहसील प्लेस के नाम है। तो इस प्रकार आप लोगों को आसानी से देख सकता है कि 200 से कम जनसंख्या का घनत्व किन तहसीलों में दिखाया गया है। उसके बाद है 201 से 400 जनसंख्या घनत्व की तहसीलों के नाम लिखिए। फिर 201 से 400 वो भी मैंने बताया। यहाँ पे देखो 201 से 400 एकदम आसान है। आप लोग देख रहे हो राधानगरी और भूदरगढ़, राधानगरी और भूदरगढ़ ये दो जो तहसील है, यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वह 201 से 400 के बीच में दर्शाया गया है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व की तहसीलें कौन सी है। एकदम इजी सवाल आपके सामने आप लोग देख रहे हो सूची में कि 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व की तहसीलें जो है वो आपके सामने ही दिख रही है बच्चों। उसमें करवीर है, पन्नाला, सिरोल, कागल, उसके बाद गढ़ हिंगलंज, यह जो है
तहसीलें जो है वह 400 से अधिक घनत्व जो है वह जनसंख्या का दिखाई गया है। उसके बाद का सवाल है बच्चों, सामान्य सामान्यतः जिले में किस दिशा में अधिक जनसंख्या घनत्व वाली तहसीलें हैं? मतलब जनसंख्या घनत्व है वह किस दिशा में अधिक दर्शाया गया है? कौन कौन सी तहसील है जो आपको दिखती है? तो वो है उत्तर पूर्व, मतलब कुछ उत्तर दिशा में भी है और कुछ पूर्व दिशा में भी है, जहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वह अधिक दिखाई देता है आप लोगों को उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में। उसके बाद है कौन सी पद्धति का उपयोग कर यह मानचित्र तैयार किया गया है? यह जो मानचित्र बच्चों है वह क्षेत्रघन पद्धति द्वारा तैयार किया गया है। तो इस प्रकार ये सभी सवालों के उत्तर जो है बच्चों आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी हल कर सकते हो और इसी पद्धति से आपको सभी सवालों के जो उत्तर है वह मिल जाएंगे। इसके बाद का मानचित्र है बच्चों यह, यहाँ पर भी कोल्हापुर जिले का औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा दर्शाई गई है। यहाँ पर भी हम लोगों को सूची देखना है, सूची के माध्यम से ही हम लोग सभी सवालों के जो उत्तर है वो आसानी से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। दिशाओं के संदर्भ में मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। इसमें भी इस मानचित्र के नीचे भी जो सवाल दिए गए हैं कि जिले की किस दिशा में वर्षा का प्रमाण अधिक है, वर्षा का प्रमाण जो बताया गया है। अब यहाँ पे देखो इस मानचित्र में कम से कम और अधिक से अधिक जो दिखाई गई है वह 600 और 2400 ज्यादा से ज्यादा। तो दिशा पूछा है किस दिशा में वर्षा का प्रमाण अधिक है, हमें आंखों के सामने दिख रहा है यहाँ पे पश्चिम दिशा जो है बच्चों, इस पश्चिम दिशा में हमें वर्षा का प्रमाण अधिक दिख रहा है। सूची में भी देखेंगे आप लोग कलर मैच करते हो तो कलर मैच करने के बाद भी हमें समझता है कि कहाँ पे वर्षा का प्रमाण अधिक है। तो यहाँ पे जो है वह पश्चिम दिशा में वर्षा का प्रमाण अधिक बताया गया है। दूसरा सवाल है वर्षा का प्रमाण किस दिशा में कम होता जा रहा है? वर्षा का प्रमाण पूर्व दिशा में कम होते जा रहा है। ये देखिए पूर्व दिशा, यहाँ पे इसके लिए बोला बताया गया है कि वर्षा का प्रमाण जो है बच्चों वह पूर्व की दिशा में कम होता जा रहा है। जिले में कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कम वर्षा का क्षेत्र पूछा गया है तो शून्य शून्य से 600 मिमी जहां वर्षा होती है वह कम वर्षा का क्षेत्र है। जो अभी हमने जो कम से कम वर्षा का क्षेत्र जो बताया मैंने वही कम वर्षा का क्षेत्र है। उसके बाद है जिले में अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? अधिक वर्षा का क्षेत्र पूछा गया है तो वह है 2400 मतलब 2400 मिमी का जो क्षेत्र है यह अधिक वर्षा का क्षेत्र है। और इसका लास्ट का सवाल है कौन सी पद्धति का उपयोग करके यह मानचित्र तैयार किया गया? सिंपल आंसर है बच्चों समघन पद्धति द्वारा यहाँ पे यह मानचित्र जो है वह तैयार किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने वितरण के मानचित्र में बिंदु पद्धति, क्षेत्रघन पद्धति, समघन पद्धति और उसके साथ जो जिन इन पद्धतियों द्वारा किस प्रकार के मानचित्र का वितरण जो है वह वितरण जो मानचित्रों में दर्शाया गया है उसकी जानकारी जो है और उस मानचित्र में नीचे जो सवाल दिए गए उसकी पूरी जानकारी जो है वह बच्चे हमें यहाँ पे अभी ले चुके हैं। इसके बाद है बच्चों भौगोलिक क्षेत्र भेद। भौगोलिक क्षेत्र भेद यानी क्या? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र हमारे आजू बाजू का परिसर क्षेत्र सामान्यतः
उसकी हर क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं होती है बच्चों, और उस विशेषताओं को जानने के लिए ही हमें उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में जाकर हम उसका जब अध्ययन करते हैं, तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव से उस क्षेत्र के स्थिति का पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्षेत्र भेद अध्ययन यह भूगोल की एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है और भौगोलिक संकल्पनाओं और घटकों का प्रत्यक्ष अनुभव क्षेत्र भेद से लिया जाता है। जब तक हम लोग उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से जाते नहीं है, तो वहां के स्थिति का हम जायजा नहीं ले सकते। और इसके लिए भौगोलिक क्षेत्र भेद जो है बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण भूगोल की अध्ययन पद्धति है। मानव और पर्यावरण का सहसंबंध जानने की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र भेद अत्यंत उपयुक्त है। मानव और पर्यावरण, इनका जो कई सालों से जो सहसंबंध बना हुआ है, उसको जानने की दृष्टि से हमें भौगोलिक क्षेत्र भेद जो है वह उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से जाकर ही हम लोग वह पूरी जानकारी जो है वह भौगोलिक क्षेत्र भेद के माध्यम से ले सकते हैं बच्चों। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, भौगोलिक क्षेत्र भेद के लिए ये किसी स्कूल के बच्चे जो गए हैं, आजू बाजू का परिसर का अगर आप अध्ययन करते हो, तो यहाँ पे हमें कुछ पहाड़ का इलाका दिख रहा है और वहां पे बच्चे कुछ फोटो ले रहे हैं, कुछ अपने नोंद पुस्तिका में जो जानकारी ले रहे हैं उसकी जानकारी अपने नोंद पुस्तिका में ले रहे हैं। और इस प्रकार यह भौगोलिक क्षेत्र भेद के लिए ये जो बच्चे हैं वह निकले हैं। बच्चों, भौगोलिक क्षेत्र भेद के जाने के पहले कुछ पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। अब पूर्व तैयारी अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हमें स्थान निश्चित करना पड़ता है कि हम किस क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र भेद करने के लिए जा रहे हैं, क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। वो स्थान हमें निश्चित करना पड़ता है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने शिक्षकों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी, उनका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ क्षेत्र भेद में हम किन किन घटकों का अध्ययन करने वाले हैं यह निश्चित करना पड़ता है। उसके लिए उस स्थान का मानचित्र और वहां जाने का मार्ग जो है इसको पहले हमें निश्चित करना पड़ेगा। मतलब जिस स्थान पर हम लोग क्षेत्र अध्ययन के लिए जाने वाले हैं बच्चों, तो वहां पे जाने के लिए मार्ग तथा वह स्थान हमें निश्चित करना है। वह क्षेत्र भेद जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं वहां से उसकी दूरी कितनी है, वहां जाने के लिए कौन कौन से यातायात के साधन उपलब्ध है, और कालावधि हमें निश्चित समय कितना लगेगा, यह जो पूर्व तैयारी है वह क्षेत्र भेद में पहले करनी पड़ती है। कौन कौन सी पूर्व तैयारी बोला मैंने? स्थान, उसके साथ साथ उस स्थान का मानचित्र, वहां जाने के लिए यातायात के साधन कौन से, परिवहन के मार्ग, स्थान की दूरी आदि का जो नियोजन है, ये सभी नियोजन शिक्षकों के साथ हमें चर्चा करके उनके मार्गदर्शन में नमूना प्रश्नावली जो है वो हमें तैयार करनी पड़ती है भौगोलिक क्षेत्र भेद में। उसके बाद महत्वपूर्ण है क्षेत्र का चुनाव, जो स्थान मैंने बोला। अब क्षेत्र का चुनाव हम किस प्रकार कर सकते हैं? भौगोलिक क्षेत्र भेद का आयोजन करने के लिए विभिन्न घटकों का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। अब क्षेत्र का चुनाव करते वक्त हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में लेनी है, कौन कौन से क्षेत्र हम लोग क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं? प्राकृतिक भूरूप, नदी किनारा, समुद्र का तट, पर्यटन स्थान, भौगोलिक घटकों से संबंधित संग्रहालय, वन क्षेत्र आदि जो स्थान है वह स्थानीय परिस्थिति के जानकारी लेते हुए हम लोग वहां पे क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं और भेंट हेतु आवश्यक अनुमति पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमें क्षेत्र का चुनाव करने के साथ साथ जिस स्थान को हम लोग क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जाने वाले हैं, वहां से उस स्थान से हम लोग अनुमति भी प्राप्त कर सकते हैं कि हम वह क्षेत्र अध्ययन के लिए आने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे स्थान बताया बच्चों आप लोगों को, प्राकृतिक भूरूप। प्राकृतिक भूरूप की बात करेंगे
यहाँ पे मैंने आप लोगों को नदी किनारा, बांध, जैसे अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को समुद्र किनारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्षेत्र अध्ययन के लिए हम लोग जा सकते हैं। पर्यटन स्थान, ये जो पर्यटन स्थान है हमारे भारत देश के, ताजमहल है, उसके बाद राजस्थान के कुछ स्थान है, यहाँ पर भी हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद है बांध, क्षेत्र भेद के लिए इस क्षेत्र का भी चुनाव हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद वन, वन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग क्षेत्र अध्ययन के लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे कुछ कक्षा के बच्चे जो है वह क्षेत्र अध्ययन के लिए निकले हुए हैं, उनके साथ उनके अध्यापक भी है। और यह बच्चे जो है वो वहाँ की इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन लिया जाता है उसकी जानकारी वो बच्चे यहाँ पे ले रहे हैं, देख रहे हैं। उसके साथ साथ उस संग्रहालय में भी, ये संग्रहालय जो स्थान है ये भी क्षेत्र अध्ययन के लिए हम लोग निश्चित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नदी, नदी का क्षेत्र, यहाँ पर भी तो इस प्रकार के जो क्षेत्र का जो चुनाव है बच्चों, यहाँ पे हम लोग आसानी से ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको जो यहाँ पे जो भौगोलिक क्षेत्र भेद के लिए जो क्षेत्र का चुनाव है, तो इस प्रकार के प्राकृतिक भूरूप, नदी किनारा, बांध, समुद्र का तट, पर्यटन स्थान, भौगोलिक घटकों से संबंधित संग्रहालय, वन क्षेत्र आदि जो है, ये सभी जो स्थान है यह भौगोलिक क्षेत्र अध्ययन हम इनका कर सकते हैं। अब क्षेत्र भेद के लिए आवश्यक सामग्री, क्षेत्र भेद के लिए आवश्यक सामग्री जो बच्चों यहाँ पे बताई गई है। अब बच्चों हम लोग जैसे गांव जाते हैं तो तैयारी करते हैं, बराबर है। अगर हम आप लोग अगर पिकनिक के लिए जाते हो तो पिकनिक के लिए भी हम लोग तैयारी करते हैं। तो क्षेत्र भेद के लिए भी हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है, कुछ सामग्री जो है वो अपने साथ लेनी पड़ती है। जैसे कि नोंद पुस्तिका, नमूना प्रश्नावली, नमूना प्रश्नावली में क्षेत्र अध्ययन करते वक्त हम कौन कौन से सवाल वहाँ के स्थानिक लोग तथा अपने अध्यापकों को करने वाले हैं। उसके बाद पेन, पेंसिल, मापन पट्टी, उसके बाद कैमरा, दूरबीन और दिशा सूचक यंत्र। दिशाओं को निश्चित करने के लिए ये दिशा सूचक जो यंत्र है इसका उपयोग हमें होता है। उसके साथ साथ मानचित्र, मानचित्र बहुत आवश्यक है क्योंकि हम जिस क्षेत्र में जाने वाले बच्चों, वह क्षेत्र हमारे लिए नया हो सकता है और इसके लिए यह निम्नलिखित जो सामग्री है वह हमें क्षेत्र अध्ययन के जाते समय यहाँ पे जो है उसकी तैयारी जो है कि यह क्षेत्र भेद के लिए निकलते वक्त हमें यह सामग्री हम लोग अपने साथ लेना बहुत ही आवश्यक है। अब बच्चों क्षेत्र अध्ययन के बाद, क्षेत्र अध्ययन के समय आवश्यक सावधानियां। अब देखो जिस क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं तो क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय स्वयं की और अन्य की सुरक्षा आवश्यक है। मतलब कोई भी अनुचित घटना या कोई भी नुकसान हमें ना हो या हमारे स्कूल के जो सभी जो छात्र है, बच्चे हैं, उनको ना हो। इसके लिए हमें क्षेत्र अध्ययन के समय आवश्यक सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। हमें खुद की सुरक्षा करनी है क्योंकि जिस जगह हम लोग जाते हैं हो सकता है वह जगह हमारे लिए नहीं हो। क्षेत्र अध्ययन के समय शिक्षकों की सूचनाओं का उचित ढंग से पालन करना है। आपके साथ आप जब क्षेत्र अध्ययन के लिए जाएंगे या हम लोग जाते हैं तो आपको उचित ढंग से जो शिक्षक आपके साथ रहेंगे, आपके अध्यापक जो आपके साथ रहेंगे, उनकी सूचनाओं का हमें पूरी तरह से पालन करना है। अति दूर अनजाने स्थल पर अकेले नहीं जाना है।
हो सकता है कि हम एक कक्षा के सभी छात्र जो है, समझो हमारे कक्षा में 40 बच्चे हैं और कोई बच्चे एकदम अकेले ही अगर सामने से निकल जाते हैं, तो हमें दूर अनजाने स्थल पर अकेले नहीं जाना है। हम सब लोगों को साथ में मिलकर ही वह स्थान पर पहुँचना है। मतलब हमें अपने अध्यापकों की जो सूचना आएगी, उन सूचनाओं का पूरी तरह से पालन करना है। क्षेत्र अध्ययन के स्थानों पर होते समय स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहाँ की स्थिति का जायजा लेना चाहिए। जिस स्थान पर हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वह लोग उस क्षेत्र के बारे में भली-भांति अच्छी जानकारी जानते हैं। तो उनसे भी हम लोग संपर्क करके वहाँ की स्थिति का हम लोग जायजा ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। मतलब समझो हम लोग किसी बांध के लिए बांध या स्थल पर क्षेत्र अध्ययन के लिए जा सकते हैं, तो उस बांध के आजू-बाजू में जो गाँव बसे हुए हैं, वहाँ के स्थानीय लोग उस क्षेत्र की जो जानकारी जो है, वो हमें अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्षेत्र अध्ययन के समय हमारे कारण पर्यावरण को हानि न पहुँचे, ये भी ध्यान में रखना है। हम जिस जगह क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं बच्चों, वहाँ पे हम हानि न पहुँचाएँ, हमारे कारण किसी कोई भी क्षेत्र वहाँ पे नुकसान नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा बच्चों, हो सकता है हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं, हम अपने साथ कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी लेके जाते हैं। हो सकता है हमारे माध्यम से कुछ जो कचरा है, वो कहीं भी फेंका जा सकता है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग उसके लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम लोग क्षेत्र अध्ययन के लिए जब जाएँगे, तो वहाँ पे पर्यावरण को हमें हानि ना पहुँचाए, इसके लिए वह भी हमारे हाथ से कोई भी गलती ना हो। हमारे द्वारा किया गया जो वेस्टेज कचरा है, वो बाहर ना फेंके, कोई एक थैली में जमा करके हम लोग रखेंगे। ये सभी बातें जो है, आपातकालीन स्थिति के लिए प्रथमोपचार पेटी साथ में रखना चाहिए। अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति, अगर कोई हमारे वहाँ पे अगर कोई मुसीबत आती है, तो प्रथम उपचार पेटी मतलब फर्स्ट एड बॉक्स जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हो सकता है किसी को चोट लग गई, तो प्रथम उपचार पेटी जो है, वो हमें साथ में लेनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, यहाँ पे क्षेत्र अध्ययन के समय आवश्यक सावधानियाँ जो है, वह हमें यहाँ पे लेनी है। अब लास्ट का पॉइंट हमें बचा है विद्यार्थी मित्रों, वृत्तांत लेखन। वृत्तांत किसी बीती हुई घटना का विवरण करना। मतलब आज हमने क्षेत्र भेद के लिए हम स्कूल से सुबह 7 बजे से निकले हैं और शाम के 6 बजे तक हमारी क्षेत्र भेद चलती रही। तो उस पूरे दिन का क्रम हमें तैयार करना है, उसका लेखन करना है। मतलब किसी जो घटना है, हमने क्षेत्र अध्ययन किया है, उसका विवरण हमें वृत्तांत लेखन में करना होता है। क्षेत्र भेद पूर्ण होने पर प्राप्त जानकारी के आधार पर वृत्तांत लेखन करना होता है और उसके लिए निम्न मुद्दों का उपयोग आपको करना है। मतलब जैसे कि कोई भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो हमारे स्कूल में बच्चों अभी जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी यह जो प्रोग्राम होते हैं, तो उसका भी हम लोग वृत्तांत लेखन करते हैं कि यह जो कार्यक्रम है वह किस प्रकार संपन्न हुआ है। तो उसी प्रकार क्षेत्र अध्ययन में भी वृत्तांत लेखन बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे छायाचित्र हम लोग जोड़ सकते हैं। तो कौन-कौन से हमें यहाँ पे आधार पर वृत्तांत लेखन करना है? कुछ यहाँ पे प्रास्ताविक मुद्दे दिए गए, जैसे कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें क्या लिख सकते हैं हम लोग प्रस्तावना में? तो आपकी जो क्षेत्र अध्ययन की जो शुरुआत है, वह किस प्रकार हुई? मतलब आपने क्षेत्र अध्ययन के निकले हो तो कोई डेट फिक्स की हो, उसके बाद समय, उसके बाद कौन-कौन सी आपने तैयारी की, वह प्रस्तावना में हम लोग लिख सकते हैं। किस दिन निकलने वाले हैं, समय, ये सभी बातें जो है, वो प्रस्तावना में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद स्थान एवं मार्ग का मानचित्र, आपने कौन-सा स्थान निश्चित किया है, उसका भी लेखन जो है, वो वृत्तांत लेखन में हम कर सकते हैं। उसके साथ मानचित्र के कौन से मार्ग से हम लोग जाने वाले हैं, उसका भी विश्लेषण जो है बच्चों, वह इस वृत्तांत लेखन में हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक घटक,
कौन कौन से प्राकृतिक घटकों की हमने जानकारी ली है, वन, पर्वत, झील, नदी, महासागर, यह सभी जो प्राकृतिक घटक है इसकी भी जानकारी जो है बच्चों वो हम यहाँ आसानी से उसका लेखन कर सकते हैं। जलवायु, जिस क्षेत्र भेद के लिए हम लोग गए, जिस स्थान पर गए, वहां की जलवायु की स्थिति कैसी थी, इसका जायजा हमने लिया है, वो जानकारी हम लिख सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या में हम लोग यहाँ पे जिस क्षेत्र में क्षेत्र अध्ययन के लिए हम लोग गए हैं, तो जनसंख्या किस प्रकार की थी, जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार था, विरल था या ज्यादा था। उसके बाद पर्यावरणीय समस्या या उपाय, जिस क्षेत्र में हम लोग गए वहां पे कुछ पर्यावरणीय समस्या है क्या, पर्यावरण से उस क्षेत्र का क्या नुकसान होता है, वो हम उसका लेखन कर सकते हैं और उसके लिए क्या उपाय है। भूमि उपयोजन, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पे भूमि का उपयोग किस प्रकार के लिए होता है, कोई उसका नियोजन किया है क्या। उसके बाद निष्कर्ष, मतलब किसी कार्य में अंत में आपको निष्कर्ष लगाना होता है कि किसी कार्य के अंत में होने वाला नतीजा, मतलब आपको इस आज के क्षेत्र अध्ययन से आप लोगों को कौन सा निष्कर्ष प्राप्त हुआ, कौन सी जानकारी प्राप्त हुई। यह जो घटक है यह वृत्तांत लेखन में आपको लेखन करते वक्त आपको लेना है। प्रस्तावना, स्थान एवं मार्ग मानचित्र, प्राकृतिक घटक, जलवायु, जनसंख्या, पर्यावरणीय समस्या एवं उपाय, भूमि उपयोजन और निष्कर्ष। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे हमें अपनी भौगोलिक क्षेत्र भेद जो है उस भौगोलिक क्षेत्र भेद को पूर्ण करना है। तो आज के इस ऑनलाइन अध्यापन क्लास में हम लोगों ने जो निम्नलिखित वितरण के मानचित्र इस पाठ में बिंदु पद्धति, क्षेत्रगण पद्धति, समगण पद्धति तथा किस पद्धति द्वारा कौन से मानचित्र को दर्शाया गया है, उसके साथ साथ क्षेत्र भेद और इसका जो अध्ययन है वह हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। धन्यवाद।